डियर स्टूडेंट्स, हम मटेरियल्स कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने न्यूमेरिकल के हिसाब से स्टोर्स लेजर कैसे बनाते हैं, डिफरेंट स्टॉक लेवल्स कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये चैप्टर लगभग हमारी समाप्ति की ओर है। परीक्षा में कई बार हमको कुछ शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। उनमें से एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है मटेरियल्स टर्नओवर के बारे में, और एक पूछा जाता है स्टॉक ऑडिट के बारे में। मटेरियल्स टर्नओवर और स्टॉक ऑडिट, ये दोनों मटेरियल्स को कंट्रोल करने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल हैं। मटेरियल्स टर्नओवर हमको ये बताता है कि हमारी औसत जो सामग्री है वह कितनी बार उपयोग में आती है। मटेरियल्स टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा वह इस बात का परिचायक है कि हम कम इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। मटेरियल्स टर्नओवर ज़्यादा होने पर स्टोर्स के अंतर्गत ज़्यादा सामान रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कारण से हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है या स्टोरेज कॉस्ट है वह कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसलिए हर संस्थान अपने मटेरियल्स टर्नओवर को अधिकतम करना चाहती है। जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारी लागत कम होगी। लागत कम होगी तो स्वाभाविक रूप से प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। हमको ये भी समझना चाहिए मटेरियल्स टर्नओवर आखिर हम ज्ञात कैसे करते हैं। मटेरियल्स टर्नओवर ज्ञात करने के लिए दो चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी हैं कि हमारे पास में एवरेज स्टॉक कितना है। एवरेज स्टॉक की गणना करने के लिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमको एवरेज स्टॉक आ जाएगा। यदि हम टर्नओवर डेज में ज्ञात करना चाहते हैं या टाइम्स में ज्ञात करना चाहते हैं, यदि हम टाइम्स में ज्ञात करना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला काम लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास में 2 प्रकार की सामग्री स्टोर में उनका टर्नओवर ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे मटेरियल ए और मटेरियल बी, 2 सामग्री हमारे पास में, इनकी लागत क्रमशः ए की लागत 1,60,000 मान लीजिएगा, बी की लागत 1,20,000 मान लीजिएगा, और इनका एवरेज जो स्टॉक है हमारे पास में ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज निकालें, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दें। मान लीजिए ए का एवरेज स्टॉक है हमारे पास 16,000, इसका मतलब 10 टाइम्स, और बी का एवरेज स्टॉक मान लीजिए 60,000 है तो 1,20,000 में 60,000 का भाग दीजिएगा 2 टाइम्स। यानी मटेरियल एक्स 10 बार हमारा सामान का जो टर्नओवर हुआ है, यानी इसका टर्नओवर ज़्यादा है, मटेरियल वाई का टर्नओवर कम है, तो हम मटेरियल एक्स में कम विनियोग करके भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। मटेरियल जो बी हमारा, उसमें इन्वेस्टमेंट तुलना में हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि हम मटेरियल टर्नओवर डेज में ज्ञात करना चाहते हैं तो वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं, सामान्य 360 या 365। यदि हमारी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है तो सामान्य कोई छुट्टी नहीं होती है, तो 365 दिन हम ले सकते हैं।
यदि कुछ छुट्टियों का समायोजन करना तो 360 वर्किंग डेज ले सकते हैं हम। अब ये जो हमारे वर्किंग डेज हैं, इनमें जो हमने जो पहले एग्जांपल दिया आपको, कितने डेज के लिए हमारे पास में स्टॉक टर्नओवर है, उससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे मेटेरियल ए के लिए हमारे पास में 10 टाइम्स था स्टॉक, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज 365 मान है, 365 को 10 से डिवाइड कर दिया 36.5 डेज, यानी हर 36.5 यानी 37 दिन के अंतर्गत हमको स्टॉक काम में आ जाता हमारा। उसके बाद नया स्टॉक आ जाता हमारे पास में। तो केवल 37 डेज के लिए हमको स्टॉक अपने पास में रखना है। मेटेरियल वाई की स्थिति देखें तो वहाँ पर हमने 2 टाइम्स निकाला था। नंबर वर्किंग डे 365 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये डेज आएंगे हमारे 182.5, यानी हमको लगभग 183 दिन तक माल अपने स्टॉक में रखना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा हमको। तो हमको ये समझ में आ गया होगा कि मेटेरियल्स कंट्रोल में मेटेरियल्स टर्नओवर बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मेटेरियल्स का टर्नओवर अधिक होता है तो कम पूंजी से भी हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसी तरह मेटेरियल टर्नओवर अधिक होगा तो क्रय और उसके उपयोग के बीच में कम अंतर होगा। जैसे हमने अभी देखा, एक के बीच में तो 37 डेज है, बी मेटल के बीच में 182 डेज है। सामग्री का जो स्टोरेज है वो स्टोरेज भी प्रभावित होता है। जितना ज़्यादा दिन होगा उतना ज़्यादा स्टोर में सामान रखना पड़ेगा हमको। इसलिए मेटेरियल्स टर्नओवर जो हमारा स्टोर्स का मैनेजर होगा, हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, ये सब मिलकर ये तय करते हैं या ऐसा प्रयास करते हैं कि हमारा स्टॉक टर्नओवर अधिक से अधिक हो। इस पर परीक्षा में सामान्यतः हमको एक शॉर्ट नोट मिलता है, सामान्यतः 5 नंबर का होता है, या 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकता है। हमको एवरेज स्टॉक, कॉस्ट, इनके बारे में सूचना दी हुई हो और हमको स्टॉक टर्नओवर याद करवाएं। जो हमारा दूसरा भाग है इसका, जिस पर शॉर्ट नोट और मिलता है हमको, वह स्टॉक ऑडिट। क्योंकि हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो ऑडिट के बारे में सामान्य रूप से जानते हैं हम। ऑडिट का मतलब होता है जांच करना। जांच किस लिए की जाती है? ताकि अशुद्धियां नहीं हो, गबन नहीं हो, यदि हो तो इनको हम पकड़ सकें। तो एक निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा या निष्पक्ष टीम के द्वारा जब हमारे स्टॉक की जांच की जाएगी तो वह स्टॉक ऑडिट कहलाता है। ये काम हम अपने कर्मचारियों से भी करवा सकते हैं और ये काम हम अपने बाहरी व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त करके भी करवा सकते हैं। संस्था की जैसी स्थिति होती है, सामान्यतः स्टॉक की जो ऑडिट होती है, जो रेगुलर ऑडिट होती है, वो संस्था के कर्मचारी करते हैं। जब हम फाइनेंशियल ऑडिटर नियुक्त करते हैं तो फाइनेंशियल ऑडिटर भी मटेरियल के जो हमारे स्टोर में स्टॉक रखा हुआ है इसकी ऑडिट करता है, जांच करता है। यहाँ जांच का मतलब है कि वो भौतिक रूप से सामान जो हमारे पेपर्स में बताया गया है, जो स्टॉक रजिस्टर के अनुसार है, जो स्टोर लेजर बनाई उसके अनुसार है, उतनी सामग्री कंसर्निंग बिन में भी है या नहीं, स्टोर में रखी हुई है या नहीं। जो बैलेंस बताया, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ए मेटेरियल ए है, स्टोर लेजर बताता है कि इसके पास में 5000 यूनिट्स हमारे पास में रखी हुई हैं, तो हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा, भौतिक सत्यापन करेंगे, जाके गिनेंगे कि वहाँ पर जो बिन बनी हुई है जहाँ पर मेटल ए रखा हुआ है वहाँ इसकी 5000 यूनिट है या नहीं है। यही काम ऑडिट कहलाता है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करें। यहाँ पर ऑडिटर एक काम और करता है, जब ऑडिट कराता है तो वही देखता है कि हमने जो सामान खरीदा है वो आवश्यकता से ज़्यादा तो नहीं खरीद रखा है, हमने खरीदने की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर पूरा फॉलो किया नहीं किया हमने।
कहीं हमने अधिक कीमत पर माल नहीं खरीद लिया है, ज़्यादा तो नहीं खरीद लिया है, यह सब काम भी ऑडिटर करता है। लेकिन जब स्टॉक ऑडिटर, हम यहाँ पर इस चैप्टर में बात करते हैं तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करते हैं कि वो फिजिकली हमको वेरीफाई करेगा कि हमारे पास में स्टॉक में जो स्टॉक लेजर के अनुसार जो बैलेंस है वही राशि, वही मात्रा हमारे पास में कंसर्निंग बिन में भी है या नहीं है। अब मान लीजिए दोनों को अंतर मिलता है, जैसे बैलेंस हमने उदाहरण दिया है 5000 यूनिट्स एक ही मेटल की होनी चाहिए, हमने फिजिकल वेरीफाई किया तो पता लगा कि वहाँ तो 5500 यूनिट्स है, 500 यूनिट ज़्यादा है। या इसके विपरीत भी हो सकती है कि हमको 4300 यूनिट मिली यानी 700 यूनिट कम मिली। दोनों परिस्थितियों में हमको ये पता लगाना होगा कि यह अंतर क्यों है। अंतर के कई कारण हो सकते हैं। सामग्री चोरी हो गई होगी, सामग्री टूट गई होगी इसलिए हमने स्टोर से उसको अलग कर दिया होगा, कोई नॉर्मल प्रोसेस में सामान को हमारा मेटेरियल ऐसा था जो इवापोरेट होता हो, उसके कारण से भी कमी आ सकती है। या हमारे सामान इस प्रकार का हो जो सीजनल हो, जिसमें नमी होती हो, जो सूख जाता हो, उसके कारण से कमी आ सकती है। हमने लिखने में कोई गलती कर दी हो, उसके कारण से भी अंतर आ सकता है। या सामान हमने गलती से दूसरे स्थान पर रख दिया हो, इस कारण से भी आ सकता है। कारण कोई भी हो, लेकिन यह पता होना चाहिए कि अंतर क्यों है। और जो स्टोर्स का इंचार्ज है, जो संबंधित अधिकारी है, वह इस बात को कंफर्म करना चाहेगा कि अंतर का कारण क्या है और उस कारण को दूर करेगा वो और ठीक करेगा। यदि दूसरे स्थान पर रखे तो कंसर्निंग बिन में ला कर रखेगा उसको। यदि इवापोरेट हो गई है तो उसका समायोजन की एंट्री करेगा उसके अंतर्गत। यदि चोरी हो गई है तो चोरी आगे नहीं उसको रोकने का प्रयास करेगा, चोरी किसने की है ये पता लगाने का प्रयास करेगा और आवश्यक समायोजन किया जाएगा उसका। तो सामान्यतः जब वर्ष के अंत में या कोई भी एक दिन तय करते हैं हम, यह वर्ष में एक बार भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। यदि हम केवल एक बार करते हैं तो हमारा जो फाइनेंशियल एंड होने वाला उसके नज़दीक आकर करते हैं। 31 मार्च को हम स्टॉक का वेरीफाई करते हैं, 31 मार्च जो बैलेंस है वही बैलेंस हमको अपने बिन में भी मिलना चाहिए। एक बार ही जांच करते हैं तो उसकी एक कमी भी रहती है, क्योंकि हम सबको पता है, हमारे जो कर्मचारियों को पता है कि 31 मार्च को हमारे स्टॉक का वेरिफिकेशन होगा, जो सामान इधर से चला गया है, चोरी हो गया है, तो वो उसे लाकर वापस रख सकता है और हमको बैलेंस मिल जाएगा हमारे पास में। इस कमी को दूर करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया जाता है, जिसे परपेचुअल स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं हम, कि नहीं हम साल में केवल एक बार नहीं करेंगे, ये काम हमारा निरंतर जारी रहेगा। जैसे कोई सामान स्टोर में आएगा, क्योंकि पहले सामान हमने गिन रखा है, उतनी फिजिकल काउंट करके सामान हमने वापस रख दिया और बैलेंस मिला लिया हमने। यदि कोई सामान हमने इशू किया है तो जितना सामान निकाला वो गिन लिया हमने, तो शेष सामान वापस होना चाहिए। तो ये काम लगातार और बार बार हम कई बार सामान को समय समय पर साप्ताहिक रूप से कोई निश्चित और अनिश्चित समय पर इनकी फिजिकल गणना करते रहते हैं बिन्स की, कि हमारे लेजर और जो हमारा सामान रखने का स्थान है उन दोनों में सामान एक जैसा मिले हमको। इसे हम मतलब कंटिन्यूस या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम से कुछ लाभ भी हमको, लाभ क्या मिलेंगे भाई, हमारे जो स्टॉक की गणना जो वर्ष के अंत में एक बार में करेंगे तो लंबा टाइम लगता है, उस लंबे समय के कारण से उस पीरियड के दोनों हो सकता है हमारा उत्पादन कार्य बाधित, क्योंकि जब हमारे ऑडिट का काम चल रहा तो हम फिर इशू का काम रोक देते हैं, एक बार वो सामान मत इशू करो। इस कारण से उत्पादन कार्य में बाधा हो सकती है, लंबा समय लगता है, इसलिए
फाइनल अकाउंट देर से बनते हैं हमारे। तो हमको कौन सा सिस्टम अपनाना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि संस्था के पास में संसाधन कितने हैं और आवश्यकता क्या है। जो हमारी महत्वपूर्ण सामग्री है, वैल्यूएबल गुड्स हैं, मैंने जो ABC एनालिसिस बताया था उसमें एक कैटेगरी का सामान है हमारा, उनके लिए हम कंटिन्यूअस ऑडिट प्रोसेस काम ले सकते हैं, परपेचुअल इन्वेंटरी काम ले सकते हैं, यानी हर सप्ताह साप्ताहिक रूप से इनकी जांच करेंगे, हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे इनका। लेकिन जो C कैटेगरी सामान है उनका साल में एक बार ही करेंगे। तो इस प्रकार संस्था की परिस्थितियों पर, उद्देश्यों पर, सामग्री की प्रकृति पर, इन सब बातों में निर्भर करता है हम स्टॉक का ऑडिट के लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं। लेकिन ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। यदि ऑडिट नहीं होगी तो हमारी मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की संभावना है, मटेरियल्स की चोरी होने की संभावना है, मटेरियल्स के दुरुपयोग होने की संभावना है। इसलिए स्टॉक का ऑडिट चाहे संस्था के नियमित कर्मचारी से करवाएं या बाहरी व्यक्ति को नियुक्त करके ऑडिट करवाएं, लेकिन ऑडिट होना चाहिए। इस पर भी हमको सामान्यतः एक शॉर्ट नोट 5 या 10 नंबर का परीक्षा में मिलता है। तो हमको दोनों बात लिखनी चाहिए, स्टॉक ऑडिट क्या होती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इसके अंतर्गत, और उन दोनों के कंपैरिजन करते हुए लाभ हानि दोनों के कौन कौन से बताते हुए हमको लिखना चाहिए। आपको स्टॉक टर्नओवर या स्टॉक ऑडिट या इस पूरे चैप्टर में जो आपने बड़े स्टॉक लेवल्स याद करना पड़ा, हमने लेजर स्टॉक लेजर बनाना सीखा है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि चैप्टर अब समाप्ति की ओर है हमारा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी सूचना दे सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मैं असाइनमेंट भेजता हूँ आपको, वो असाइनमेंट सोल्व करके वापस भेजिए। आज तक किसी विद्यार्थी ने नहीं भेजा, तो आप इसको सोल्व करके भेजिएगा। हो सकता है कि कुछ सरकार नियम बना दे कि जो असाइनमेंट दिए उनमें जो नंबर आए उन्हीं के आधार मार्क्स मिलेंगे आपको। अभी तक तो नियम नहीं है, लेकिन हो सकता है नियम बना दे, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमको। और आपके लिए भी है कि इस बहाने आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है, तो जो असाइनमेंट दिए गए हैं वो समय पर आप लौटाएं। मैं जांच करके जो कमियां हैं वो आपको बताऊंगा उसके बारे में, तो आपका भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो अब हमको इस चैप्टर के बारे में, मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा हो गया। अब मैं एक असाइनमेंट और भेजने वाला हूँ आपको, वो पूरा करके अगली बार जब हम मिलेंगे इस विषय के बारे में, तो दूसरी जो हमारी कॉस्ट है लेबर, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।